Hello everyone. The topic we are discussing is value of taxable supply, and in this our subtopic for today is determination of valuation rules 2017. So this is what we have discussed till now कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसके लिए आपके पास सेक्शन है सेक्शन 15 और सेक्शन 15 क्या कहता है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पर कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू और जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकल सकती वहां पर आपको अप्लाई करने होते हैं रूल्स। देखिए सेक्शन 15 के अंडर आपके पास 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 15(1), देन यू हैव सेक्शन 15(2) एंड देन सेक्शन 15(3). सेक्शन 15(1) आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में बताता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है और ट्रांजैक्शन वैल्यू के कंडीशंस कौन से हैं। क्या है सेक्शन 15(1) के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन वैल्यू के कंडीशंस? लेट्स सी। ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी तभी स्वीकार करी जाती है जब ये शर्तें, ये कंडीशंस पूरी होती हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं कि जो सप्लाई है वो रिलेटेड पार्टी को नहीं की जानी चाहिए, रिलेटेड पार्टी को सप्लाई नहीं की जानी चाहिए। एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसीडरेशन, प्राइस ही एकमात्र कंसीडरेशन होना चाहिए, प्राइस एकमात्र कंसीडरेशन। ये दो कंडीशंस हैं जहां पर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको स्वीकार किया जाता है, अदरवाइज ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं कर सकते। कि जो पार्टीज हैं वो रिलेटेड नहीं होनी चाहिए एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई करेंगे, और अगर ये दो शर्तें पूरी नहीं होती तो आप इसे छोड़कर यहाँ पर चले जाएंगे, दैट इज स्टेप 2 की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी। सेक्शन 15(2) कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या कुछ आप इंक्लूड करेंगे, कौन सी चीजें आप इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स करे थे। सेक्शन 15(3) कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आप कौन सी चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसमें हमने डिस्काउंट्स की बात करी थी। सो अब जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं कर सकते आप, वहां पर आपको सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करना पड़ेगा। ये कहाँ पर लिखा है? दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 15(4). सो सेक्शन 15(4) कहता है कि जहां पर ये दो शर्तें पूरी नहीं होती हैं वहां पर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं कर सकते। और ऐसे केस में आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करने पड़ेंगे रूल्स। कौन से रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, CGST रूल्स 2017। आपको ये रूल्स अप्लाई करके वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। एंड योर लास्ट सेक्शन रिलेट्स टू सेक्शन 15(5), जहां पर स्पेसिफाइड सप्लाईज की बात करी गई है और यहाँ पर वैल्यूएशन होगी गवर्नमेंट के हिसाब से, जो गवर्नमेंट बताएगी उस हिसाब से वैल्यूएशन होगी। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल टॉपिक। ये सब हमें करना है, जिसमें से हम जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब हमें जाना है नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज सेक्शन 15(4) की तरफ। और सेक्शन 15(4) क्या कहता है कि जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू स्वीकार नहीं की जाती वहां पर आपको रूल्स अप्लाई करने होते हैं। देखिए जी, सेक्शन 15(4) क्या कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ जो सप्लाईज होगी, सप्लाईज की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मूल्य निकालना है। तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या एप्लीकेबल रहेगा? आप फर्स्ट स्टेप में ट्रांजैक्शन वैल्यू देखेंगे और ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। और ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए आपके पास कौन से सेक्शंस हैं? 15(1), 15(2), 15(3).
सो आप 15, 1, 2 एंड 3 लगाकर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू की ये दो कंडीशंस पूरी नहीं होती, दैट मीन्स दो पार्टीज या तो रिलेटेड हैं या फिर प्राइस के अलावा आपको कुछ और भी मिल रहा है सप्लाई करने के लिए, तो वहां पर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को अडॉप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे में आपको स्टेप 2 की तरफ जाना होगा। एंड व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज वैल्यूएशन रूल्स लगाना। वैल्यूएशन रूल्स लगाना, इस बारे में कहाँ जिक्र किया गया है? इस बारे में सेक्शन 15(4) में जिक्र किया गया है कि यदि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपको रूल्स लगाने होंगे। और जो रूल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है आपके पास? रूल 27 से लेकर रूल 35 तक आपको रूल्स दिए गए हैं, जिसके हिसाब से आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। सो आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन हो सकती है या नहीं। अगर हो सकती है तो ठीक है, तो आप यहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से 15, 1, 2 एंड 3 के हिसाब से ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, तो आप रूल्स अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15(4). और रूल्स कहाँ से लेकर कहाँ तक ये दिए गए हैं आपको? रूल 27 से रूल 35। देखिए जी, फर्स्ट रूल क्या है आपका? रूल 27। और रूल 27 वहां अप्लाई करते हैं हम जहां पर जो कंसिडरेशन है दैट इज नॉट होली इन मनी। दैट मीन्स कि पैसों के अलावा आपको कुछ और भी मिल रहा है। आप सामने वाली पार्टी को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सिर्फ पैसे नहीं मिल रहे, आपको पैसे के अलावा कुछ और भी मिल रहा है। देखिए जी, अगर हम यहाँ पर देखें तो ट्रांजैक्शन वैल्यू की क्या शर्त थी कि प्राइस एकमात्र कंसीडरेशन होना चाहिए। यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस एकमात्र कंसीडरेशन नहीं है। प्राइस एकमात्र कंसीडरेशन नहीं। यदि प्राइस एकमात्र कंसीडरेशन नहीं है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू की कंडीशन 2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। कंडीशन 2 पूरी नहीं हुई। क्योंकि कंडीशन 2 पूरी नहीं हुई, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं कर सकते। और यदि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को स्वीकार नहीं कर सकते, तो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे रूल्स। और रूल्स में आप कौन सा रूल अप्लाई करके देखेंगे? आप रूल 27 अप्लाई करेंगे। और रूल 27 क्या कहता है कि यदि आपको सप्लाई के बदले में कुछ जो मिल रहा है, वो मनी के साथ साथ कुछ और भी मिल रहा है, पैसों के अलावा भी कुछ मिल रहा है, तो रूल 27 के हिसाब से आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए जी देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल 27। सो रूल 27 के अकॉर्डिंगली आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास देखिए सब पार्ट्स हैं इसके, रूल 27 ए बी सी एंड डी। सबसे पहले रूल 27 ए क्या कहता है कि यदि आपको पैसों के बदले सप्लाई के बदले पैसों के अलावा कुछ और भी मिल रहा है, तो आप ये देखेंगे कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। आप ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते, सो आप ये देखेंगे कि उस तरह की वस्तु की ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। आपको जो सेल किया उसको छोड़कर यदि कोई और कस्टमर बाय करने आता, तो उससे वो सप्लायर कितने पैसे चार्ज करता, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू को ही आप वैल्यू ऑफ सप्लाई लेंगे। रूल 27 बी क्या कहता है कि यदि आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है, आप बाहर कस्टमर को कितने रुपए में वो सप्लाई कर रहे हैं, आपके पास उस वो दाम जो है वो उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आप वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? कंसिडरेशन इन मनी, जो आपको पैसे मिले वो तो आप लेंगे ही लेंगे, प्लस साथ ही पैसों के अलावा आपको यदि कोई अन्य चीज भी मिली है, पैसों के अलावा यदि कोई अन्य चीज भी मिली है, तो उस अन्य चीज की
पैसों की वैल्यू क्या है, आप उसको ऐड कर देंगे, जो पैसों के अलावा मिला उसका मूल्य। देखिए एग्जाम्पल करेंगे एक एक करके हम। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ रूल 27 की मोटी बात बता रही हूँ। सो 27A में आप क्या लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू। 27B में आप क्या लेंगे, यदि ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है तो आप जितनी पेमेंट आपको मिली है वो तो आप लेंगे ही लेंगे, साथ में उस कंसीडरेशन के अलावा यदि आपको कोई और कंसीडरेशन भी मिली है तो आप उसकी पैसों वाली वैल्यू लेंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे मॉनेटरी वैल्यू में और उसको आप ऐड कर देंगे इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड रूल 27C क्या कहता है कि यदि 227A 27B दोनों अप्लाई ना हो पाए, ना आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध है, या ना आप ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं, ना आप ओपन मार्केट वैल्यू अगर उपलब्ध नहीं है ना आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 27A 27B दोनों ही अप्लाई यदि आप नहीं कर सकते तो ऐसे में आप वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, आप ये देखेंगे कि उस तरह की जो गुड्स हैं, उस तरह की जो गुड्स या सर्विसेज हैं, उस तरह की या फिर उस गुण की जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो कितने मूल्य पर बिक रही हैं। ठीक है जी। एंड रूल 27D क्या कहता है कि यदि रूल 27A B C एंड D, A B एंड C तीनों ही अप्लाई नहीं हो सकते तो आप रूल 27D अप्लाई करेंगे। एंड व्हाट डज रूल 27D से कि आपको जो पैसों में कंसिडरेशन मिल रही है वो तो आप लें ही, साथ में जो आपको पैसों के अलावा कुछ मिल रहा है आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें बाय अप्लाइंग रूल 30 एंड 31। अरे बाप रे मैम, ये तो बहुत भारी चीज है, इसमें तो बहुत कुछ है, ये तो सब सर के ऊपर से निकल गया, कुछ भी हमें समझ में नहीं आया। बेटा ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। तो एक एक करके इन सबके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए जी, एग्जाम्पल ऑफ रूल 27A। सबसे पहले 27A जो है, जहां पर आप ओपन मार्केट वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं, इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई हैव टू एग्जाम्पल्स फॉर दिस। आइए देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 देखिए, ये ए है और ए बी को मशीन सेल कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन। ए बी को वॉशिंग मशीन सेल कर रहे हैं फॉर 20,000 और बदले में बी से ले रहे हैं पुरानी वॉशिंग मशीन, ओल्ड वॉशिंग मशीन। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि बी से ए के पास ओल्ड वॉशिंग मशीन के साथ साथ 20,000 रुपए भी आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर नई वॉशिंग मशीन के बदले में क्या क्या आ रहा है, न्यू वॉशिंग मशीन इज सोल्ड फॉर, कितने में बिक रही है, न्यू वॉशिंग मशीन कितने में बिक रही है, ₹20,000 प्लस ओल्ड मशीन। देखिए यहाँ पर ना सिर्फ पैसे आ रहे हैं बल्कि साथ ही साथ और क्या आ रहा है, ओल्ड वॉशिंग मशीन भी आ रही है। सो यहाँ पर पैसों के अलावा कुछ और भी आ रहा है, पैसों के अलावा कुछ और भी आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पैसों के अलावा कुछ और भी आ रहा है तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए प्राइस शुड बी द सोल कंसीडरेशन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्राइस एकमात्र कंसीडरेशन नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते। अब क्योंकि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते, आप चलेंगे रूल्स की तरफ और रूल्स में आप देखेंगे कि एक रूल 27 है, वो कहता है कि यदि प्राइस एकमात्र कंसीडरेशन नहीं है तो आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप रूल 27A देखेंगे, आप ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे इसकी कि क्या ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध है, क्या ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध है। जब आपने देखा कि ये जो ए है,
A new washing machine, a new washing machine मार्केट में ₹30,000 की बेच रहा है। आपने चेक किया, आपको पता चला कि जो ए है वो यही मशीन मार्केट में किसी अन्य कस्टमर को 30,000 की बेच रहा है। दिस इज द ओपन मार्केट वैल्यू कि ओपन मार्केट में, खुले बाजार में यदि कोई और कस्टमर होता तो उसको ये मशीन कितने की सेल की जाती। यहाँ पर पता चला कि यही मशीन किसी और कस्टमर को 30,000 में बेची जा रही है। सो यहाँ पर ओपन मार्केट वैल्यू क्या है? 30,000। ओपन मार्केट वैल्यू is rupees 30,000 and this is the value of supply. This is the value of washing machine. आई बात समझ में? देखते हैं एग्जाम्पल 2। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यही पर्सन है ए एंड बी, और जो ए है वो बी को एक नया फोन सप्लाई कर रहे हैं, न्यू फोन सप्लाई कर रहे हैं 20,000 में, और बदले में बी से क्या ले रहे हैं? ना सिर्फ 20,000 रुपए ले रहे हैं बल्कि उनका पुराना फोन भी ले रहे हैं। ओल्ड फोन, बी के पास जो पुराना फोन था वो भी ले रहे हैं। अब देखिए यहां पर कंसीडरेशन क्या है? यहां पर कंसीडरेशन क्या ओनली प्राइस, क्या सिर्फ पैसे ही कंसीडरेशन है? नहीं जी, यहाँ पर प्राइस कंसीडरेशन नहीं है, प्राइस के अलावा कुछ और भी आ रहा है। प्राइस के अलावा कुछ और भी आ रहा है। सो आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते, आप यहाँ पर 20,000 नहीं ले सकते, आपको चलना होगा रूल्स की तरफ। और रूल्स में 27A जो है वो कहता है कि आप चेक करो कि क्या ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध है। जब आपने देखा तो आपको पता चला कि जो सेम फोन है, सेम फोन अन्य कस्टमर को 24,000 में उपलब्ध हो रहा है, 24,000 में बेचा जा रहा है। सो दिस इज द ओपन मार्केट वैल्यू। 24,000 जो है ये ओपन मार्केट वैल्यू है, और क्योंकि आपको ओपन मार्केट वैल्यू पता चल गई, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 24,000 एंड नॉट 20,000। देखते हैं एग्जाम्पल रूल 27B का। अब 27B क्या कहता है कि यदि आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है, वहां पर आप क्या करेंगे? आपको जितने पैसे मिले वो ले लीजिए, उसमें ऐड कीजिए आपको पैसों के अलावा जो भी मिला उसका मूल्य, पैसों के अलावा जो भी मिला उसका मूल्य। आइए देखें किस तरह से। ए ने बी को वॉशिंग मशीन सेल करी, और कितने में करी? 20,000 में। बदले में बी से ए को क्या मिल रहा है? ना सिर्फ 20,000 मिल रहे हैं बल्कि बी की ओल्ड वॉशिंग मशीन भी मिल रही है, जो पुरानी वॉशिंग मशीन थी बी की वो भी मिल रही है। यहाँ पर जब आपने चेक किया तो आपको पता चला कि यही वॉशिंग मशीन अगर किसी अन्य कस्टमर को बेची जाती तो वो कितने में बेची जाती, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू आपके पास उपलब्ध नहीं है। यदि आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है तो आप रूल 27A अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रूल 27A क्या कहता है? ओपन मार्केट वैल्यू लीजिए। रूल 27A अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू आपके पास नहीं है। तो आप चलेंगे रूल 27B की तरफ, और रूल 27B क्या कहता है कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे?
मॉनिटरी कंसिडरेशन जितने पैसे मिले प्लस जो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है उसका मूल्य। अब मान लीजिए कि ये जो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है, पैसों के अलावा जो अन्य वस्तु मिली है, ओल्ड वॉशिंग मशीन, इसकी कॉस्ट है 10,000। आपने इसकी कॉस्ट पता लगाई, आपको पता चला कि इस तरह की पुरानी मशीन 10,000 की उपलब्ध होती है। तो आपको इस ओल्ड वॉशिंग मशीन का मूल्य पता चल गया। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 नहीं होगी बच्चे। द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 20,000 जो आपको पैसों में मिला, प्लस जो आपको पैसों के अलावा मिला उसकी कॉस्ट। पैसों के अलावा आपको ओल्ड वॉशिंग मशीन मिली, ओल्ड वॉशिंग मशीन की कॉस्ट क्या है? 10,000। सो दिस 10,000 विल बी एडेड इन 20,000 और इस तरह से वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी क्या निकल के आएगी? 20,000 प्लस ओल्ड वॉशिंग मशीन की कॉस्ट, जैसे दैट इज 30,000। अब रूल 27C क्या कहता है? रूल 27C सेज कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? आपके पास रूल 27A नहीं लग सकता, रूल 27B नहीं लग सकता, आप रूल 27C की तरफ चलेंगे। और रूल 27C क्या है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई आप क्या लेंगे? आप उस तरह की वस्तु का दाम देखिए, कोई और कंपनी उस तरह की वस्तु को कितने दाम में बेच रही है, फिर आप वो ले लीजिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। XYZ लिमिटेड एक कंपनी थी, उसने एक नया एलईडी लॉन्च किया था और अपने कस्टमर्स को उपलब्ध करवाया था। अब इस तरह का एलईडी, ओपन मार्केट वैल्यू क्या थी इसकी एलईडी की नहीं मालूम, क्योंकि कंपनी ने पहली बार लॉन्च किया है, इसलिए ओपन मार्केट वैल्यू क्या है नहीं मालूम। 27A नहीं लगा सकते हम, 27B नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हमारे पास ये सब नहीं है, इसलिए हम 27B भी नहीं लगा सकते। तो हमें चलना होगा 27C की तरफ। तो रूल 27C क्या कहता है कि जहां पर 27A 27B रूल अप्लाई ना हो सके, वहां पर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहां पर आप देखेंगे कि उस तरह की एवं उस गुण की वस्तु या सेवा का क्या दाम है। आपने क्या देखा? आपने देखा कि एक अन्य कंपनी है ABC लिमिटेड और वो इसी तरह की एलईडी को 20,000 में बेच रही है। तो आप इसी वैल्यू को अडॉप्ट कर लेंगे, उस तरह की और उस गुण की वस्तु का दाम ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? 20,000। अब देखते हैं कि रूल 27D क्या कहता है। रूल 27D इज एप्लीकेबल जहां पर रूल 27A, B एंड C अप्लाई नहीं हो पाते। क्या कहता है रूल 27D? कि जहां 27A, B एंड C के आधार पर वैल्यू ऑफ सप्लाई ना कैलकुलेट हो पाए, वहां पर आप रूल 27D की तरफ चलेंगे। एंड रूल 27D क्या कहता है? आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉनिटरी कंसिडरेशन जो आपको पैसों में मिला प्लस पैसों के बिना जो आपको मिला, उसकी वैल्यू को भी आप ऐड करेंगे। और इसको आप किस तरह से डिटर्मिन कर पाएंगे? रूल 30 या रूल 31 लगाकर। रूल 30 एंड 31 अभी हमें डिस्कस करने हैं, विच विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशंस। लेकिन रूल 30 के बारे में मैं आपको हल्का सा बताऊंगी। रूल 30 में बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसी कैलकुलेट होती है? आप कॉस्ट का 110% ले लेते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट आई उसका 110%, 110% ऑफ द कॉस्ट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल 30 के अकॉर्डिंगली। एंड रूल 31 क्या कहता है कि आप रीजनेबल बेसिस पर, उचित आधार पर आप वैल्यूएशन करेंगे सप्लाई की। एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी को वॉशिंग मशीन सेल किया और वॉशिंग मशीन के बदले में 20,000 रुपए और उसकी ओल्ड वॉशिंग मशीन मिली। अब यहाँ पर देखिए 27A अप्लाई करेंगे पहले हम, ओपन मार्केट वैल्यू। मान लीजिए ओपन मार्केट वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप रूल 27B पर गए। रूल 27B के अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेशन करने की कोशिश करी लेकिन आपसे नहीं हो पाई। फिर आप रूल 27C लगाया। रूल 27C के अकॉर्डिंगली उस तरह की जो गुड्स थी उसकी वैल्यू आपको नहीं पता चल पाई। दैट मीन्स आप रूल 27A, B एंड C नहीं लगा पाए। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी रूल 27D के अकॉर्डिंगली
सो रूल 27D के अकॉर्डिंगली आपको रूल 30 या 31 अप्लाई करना था, और मान लीजिए रूल 30 अप्लाई करके आपको कॉस्ट पता थी, आपको कॉस्ट पता थी, इस न्यू मशीन की कॉस्ट पता थी, इसको बनाने का जो खर्चा आया था मैन्युफैक्चरर का वो 22,000 आया था। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? इस कॉस्ट का 110% कीजिए, 110%, 22,000 का 110% आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज 24,200. So this is how we calculate the value of supply by applying rule 27.